यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, इन्होंने तो अनुभव सुना दी ना? सुन लिए? अभी नहीं सुने? इस यात्रा की एक विशेष घटना एक क्यों, एक दो तीन घटनाएं विशेष रही। और जगह तो जाते रहते हैं, इस बार पंजाब जाना हुआ। कभी पंजाब आर्य समाज की दृष्टि से बहुत प्रगतिशील था और सारा कार्य का केंद्र भी था, विस्तार भी था। आप इस बात की कल्पना इससे कर सकते हैं कि अकेले पंजाब प्रतिनिधि सभा में 110 उपदेशक थे। आज शायद 5 भी ना हो, और उसमें प्रादेशिक सभा के अलग, उनके भी बहुत थे। तो प्रचार बहुत होता था और बड़ा प्रभावी था। और उसका एक स्थिति यह है कि वहां की गांव-गांव में आर्य समाजें थी, और आज आर्य समाज के जो शहरी अधिकारी हैं वो सोचते हैं गांव में कोई संभालता तो है नहीं, बेच के पैसा कमा लो नहीं तो कब्जा हो जाएगा। ये स्थिति है वहां। ये स्थिति क्या होता है कि जब व्यक्तियों के पास साधन बहुत हो जाते हैं तो उनकी साधना तो शून्य हो जाती है, स्वभाव है ये। तो स्कूल, कॉलेज, संपत्ति, तो उसकी जो प्रतिस्पर्धा, मारामारी, कब्जा, वो वहीं तक सीमित हो गए। तो जो उन पर कब्जा कर सकता है वही आर्य समाजी हो गया, बाकी संबंध समाप्त हो गया। इसमें मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आर्य समाज में बिगड़ गए, आर्य समाजी कमजोर पड़ गए, ऐसा नहीं है। कारण यह है कि आप पहले बनाते थे, अब आप बनाते नहीं हो। जब बनाते नहीं हो तो पुराने कितने दिन जिएंगे? जो बने थे वो कितने दिन जिएंगे? जब भी कहीं सत्संग में जाओगे बूढ़े बैठे रहते हैं, और अगले साल जाओगे 2-4 कम हो जाएंगे। तो उसमें आता तो कोई है नहीं, तो सब जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई खाली जगह तो रहती नहीं, जिसका मन आता है वो कब्जा लेता है, आपको कोई संभालने वाला नहीं रहता। वहां सब जगह ऐसी स्थिति है। तो इस बार जाने का उद्देश्य ये था, एक तो बहुत वर्षों से ये हमारी जानकारी में था कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश का गुरुमुखी में अनुवाद किया हुआ है। गुरुमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में मिल नहीं रहा था। हमारे सदानंद जी कह रहे थे ढूंढ रहा हूं। कई सालों बाद फिर उनका एक दिन दूरभाष आया, मिल गया। कहाँ मिला? कि जालंधर में किसी आर्य समाज के घर में जब उन्होंने घर की सफाई में कबाड़ बेचने लगे तो उसमें वो भी था। वो कबाड़ में बिक रहा था, लेकिन घर का एक बच्चा आर्य समाजी था, तो उसने सोचा कि ये तो कोई आर्य समाज की किताब है, इसलिए रख ली। और रख ली तो उसने स्वामी जी तक पहुंचा दी। तो स्वामी जी का दूरभाष आया कि भाई पुस्तक तो मिल गई, लेकिन शर्त यह है कि आओगे, और दोनों आओगे, मैं और वीरजानंद जी, तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। शर्तों के लिए तो हम तैयार रहते हैं कि कहीं भी जाना पड़े चलेंगे। एक तो काम ये था। दूसरा एक ऐसा ही और महत्वपूर्ण काम था, उसको भी मैं पिछले 25-30 साल से जानता था और बहुत सरल था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। वो ये था कि 1877 में ऋषि दयानंद गुरदासपुर बटाला के दौरे पर थे। वहां उन्होंने गुरदासपुर में आर्य समाज की स्थापना भी की थी उन दिनों। तो उन दिनों एक परिवार के कुछ लोगों ने अपने साथ उनका एक चित्र खिंचवाया था, और वो एक परिवार में है इतना तो पता था, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं था। अच्छा, वो स्वामी सर्वानंद जी को पता था। उन्होंने किसी आदमी को भेजा, वो आदमी बोला ये चित्र के क्या दाम लेगा?
वो बोले यार ये दाम से देने वाली चीज तो नहीं है। बोले पैसे बोल, चित्र दे। वो बोला नहीं देते, जा। वो चला आया। वो कौन मांगने गया, क्या मांगने का उसका प्रकार था, और वो नहीं मिला, और फिर वो बात खत्म हो गई, और फिर उसके जानने वाले ही खत्म हो गए कि वो है किसके पास। स्वामी जी भी गुजर गए, फिर कोई बताने वाला नहीं था कैसे हो। फिर संयोग ऐसा हुआ कि जिज्ञासु जी से इस बात की जानकारी ली। बोली ये तो नहीं जानता किस घर में है, पर यह जानता हूं कि उस घर का एक आदमी चंडीगढ़ में है। डीएवी कॉलेज में पता किया चंडीगढ़ में। बोले जी वो तो रिटायर हो गया। समस्या फिर वहीं की वहीं। तो ये पूछा जी रिटायर हो गया तो उसका पता बताओ। बोले जी उसका पता तो हमारे पास नहीं है, कैसे करें। बोले जी ये हो सकता है कि बोले उनकी जो पुत्रवधू है वो हमारे यहाँ पढ़ाती है, उनसे पूछ लेंगे। ढूंढने में कैसे कैसे यात्राएं होती हैं, बड़ी विचित्र होती। खैर उनसे पूछा तो वो तो मिली नहीं, तो उसको दूरभाष किया था, तो उसके पति ने दूरभाष उठाया अगले दिन। उससे पूछा जी आप फला जगह के व्यक्ति को जानते हो। बोले जानता हूं। बोले उनका नाम मोहनलाल शर्मा शायद था, वो थे। बोले जी वो तो रिटायर हो गए, और वो पता नहीं कहाँ चले गए, या नहीं रहते या क्या हो गया। तो ये परिवार को आप जानते हो? जानता हूं। कहाँ पर है? गुरदासपुर में है। तो उनके बारे में कोई जानकारी दे सकते हो? बोले जी मेरा भी जाना आना नहीं है, फिर भी कोई जानकारी मिल सकती है। तो बोले जी इतना पता है वो राशन का डिपो चलाते हैं। बहुत था इतना हमारे लिए। इसमें सबसे अच्छी सहायता हमारी की संपूर्णानंद जी ने। और लंबा चौड़ा आदमी जब कहीं चलता है तो जरा प्रभाव अच्छा रहता है। तो हमने बाबा जी को पकड़ा, बाबा जी ये काम कराना है। बोले भाई दयानंद का काम है, चलते हैं। तो हम उनके साथ पंजाब की यात्रा पर निकले। पहले उनके आश्रम में गए, वहां एक आध दिन रुके, फिर वहां से हम सीधे गए, रात को रुके बंगा। बंगा क्यों प्रसिद्ध है जानते हो? क्या बात करते हो? बंगा इसलिए प्रसिद्ध है कि बंगा के बिल्कुल सटा हुआ खटकड़ कला गांव है। क्या गांव है? क्या है ये? क्या गांव? पता नहीं। भगत सिंह का गांव है ये है। देख लो अपनी जानकारी। है ना महाराज? खटकड़ कला। पहले तो कभी वो लाहौर रहते होंगे, लेकिन बाद में जो वो रहते थे उनका पैतृक निवास खटकड़ कला में है। तो बंगा में हम एक हमारे स्वामी जी के कोई अच्छे परिचित सरदार जी थे, उनके यहाँ रुके। बड़े सज्जन व्यक्ति थे वो। आजकल एक बहुत ही नए तरीके पर काम कर रहे हैं। एक मीठी तुलसी होती है, उसको अंग्रेजी में स्टेविया कहते हैं। अभी तो गन्ने से चीनी बनती है, वो उससे चीनी बनाने का कारखाना लगा रहे हैं। और उस चीनी की, इस चीनी से विशेषता क्या होती है कि इस चीनी से वो 300 गुना ज्यादा मीठी होती है। यदि आपने एक चम्मच चीनी को छुआकर कप में डाल दिया तो चीनी मीठी हो जाएगी, और कहीं कुछ मात्रा लेकर डाला तो चीनी कड़वी हो जाएगी, वो चाय कड़वी हो जाएगी, आप पी नहीं पाएंगे, इतनी मीठी होती है। और उसके और भी बहुत सारे लाभ है। तुलसी के गुण हैं, वो डायबिटीज में फायदा करती है, आदि आदि। उसका पत्रक है मेरे पास, किसी को देखना हो तो। उसका वो कारखाना लगा रहे हैं, 200-400 एकड़ के मालिक हैं। तो एक रात उनके यहाँ हम ठहरे, और वहां एक अच्छा सा आर्य समाज का कार्यकर्ता है, शायद उसका नाम मोहनलाल है। वो व्यक्ति की विशेषता वहां के लोगों ने जो बताई अच्छी लगी, कि वो अकेला व्यक्ति है जो खालसा कॉलेज में काम करता है, और आतंकवाद के दिनों में भी कभी उसने अपने काम को कम नहीं होने दिया। और दोनों पक्षों ने, इन लोगों ने उसको डराकर कहा कि तू छोड़ दे, तो बोला नहीं छोड़ूंगा। दूसरे लोगों ने कहा कि ये गैर सिख हमारे कॉलेज में क्यों है, इसको हटाओ। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं हटाऊंगा। दो विशेषताएं जो हमारे युवाओं में आजकल दुर्लभ है, जिम्मेदारी और ईमानदारी। हम किसी को कह दें कि भाई ये कागज फला व्यक्ति को दे देना, और वो भूल गया, तो यूं कहता है जी क्या हो गया नहीं दिया तो क्या हो गया,
अकल नहीं दी, आज दे देंगे। भैया ये 2 रुपए फलानी जगह दे देना, बोले 2 ही रुपए थे ना, हो क्या गया नहीं दिया तो। ये जो नहीं क्या हो गया है ना, ये अनुत्तरदायित्व का बोध है। मतलब उत्तरदायित्व का एक अपना मूल्य होता है, सब उसका पैसे से मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन कहा है और हाँ किया है तो करना चाहिए। उसमें देर भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, हो सकता है चवन्नी का काम हो, 10 रुपए खर्च हो जाए, हो सकता है, लेकिन बात तो उत्तरदायित्व की है। आपने कोई चीज स्वीकार की है तो वो होनी चाहिए, उसका प्रश्न कीमत से नहीं है। और दूसरा ईमानदारी होते जी, 2-4 रुपए हो ही जाते हैं ना, इधर इसमें क्या बात है जी। बात 2-4 रुपए का झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा इरादे का है। इरादा रुपए पर आया तो क्या, और इरादा 1000 पर, लाख पर, करोड़ पर आया तो क्या। इरादे की कीमत तो इरादे जितनी ही है, उसकी कीमत रुपए से तुलती ही नहीं है, और कितने भी रुपए इरादे को बराबर नहीं कर सकते। तो हम क्या सोचते हैं कि अपराध जो है वो रुपए का है, इसलिए बड़ा नहीं है। अपराध लाख करोड़ का हो तो बड़ा हो, और लाख करोड़ भी छोटे हो जाए तो हो सकते हैं। जब कोई उससे बड़ा काम हो जाए तो वो छोटे हो जाते हैं। आजकल कोई 1 लाख 2 लाख कम इधर उधर कर दे तो लोग कहते हैं जी सरकार करोड़ों करती है, 1 लाख 2 लाख कर दिया तो क्या हो गया। तो ये जो 2 भाव है ना, ये भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेकार कर देते हैं, निरुपयोगी कर देते हैं। तो उस व्यक्ति में ये दोनों गुण बहुत अच्छे हैं कि उस पर कोई भी विश्वास करता है, कॉलेज में प्रिंसिपल करता है और नगर में लोग करते हैं। उससे मिलना हुआ, अच्छा लगा उससे मिल करके, उसने सहयोग भी बहुत किया। सवेरे उठकर हम भगत सिंह के स्मारक को देखा और उसके घर को देखा। ठीक है, स्मारक तो बनाया है, पर हमारे सिखों में न ना उल्टी खोपड़ी बहुत है, वो पगड़ी से बाहर ही नहीं निकलते। उनको भगत सिंह का बिना पगड़ी का चित्र पसंद ही नहीं है, वो उसे चाहते ही नहीं कि कोई देखे, कोई लगाए, कोई बताए, नहीं तो बोले पता नहीं भगत सिंह नहीं रहेगा। और उससे भी विचित्र बात क्या है कि वहां पूरे संग्रहालय में हिंदी का एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ, या तो पंजाबी में लिखा है या अंग्रेजी में लिखा है। मैंने उससे क्यूरेटर से पूछा, मैंने कहा कि गुरुमुखी के को हिंदी के बजाय अंग्रेजी ज्यादा नजदीक लगती है क्या? मतलब अंग्रेजी लिखने में तो उनको अपमान नहीं लगता, हिंदी लिखने में लगता है। मैं उसकी सम्मति के रजिस्टर में लिखाया, मैंने कहा यह संकीर्ण मानसिकता है और राष्ट्रीय हित और समाज के हित के विरोधी है। लेकिन है उनकी मानसिकता। आप तो पंजाब में जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे विदेश में आ गए हो, आपको हिंदी का अक्षर देखने को ही नहीं मिलेगा। बोलेंगे पंजाबी, लिखेंगे अंग्रेजी। या हरियाणा वालों की भी ऐसी आदत है, बोलेंगे हरियाणवी, लिखेंगे अंग्रेजी, उनको हिंदी लिखनी ही नहीं आती। मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई यार तू अंग्रेजी बोलता है अच्छी बात है, पर ये बता 2 कारण हो सकते हैं, इनमें से कौन सा है? या तो हिंदी में अभिव्यक्ति की क्षमता ना हो, या अंग्रेजी बोलने में शान बढ़ती हो। दोनों में कौन सी बात है जिसके लिए तू इतना परेशान है? हा? और ये मानसिकता ऊपर से नीचे तक सबकी है। जो रोटी तो हिंदी फिल्मों की खाते हैं, वक्तव्य अंग्रेजी में देते हैं, वोट हिंदी में मांगते हैं, बकवास अंग्रेजी में करते हैं। ये मानसिकता का झगड़ा है। मतलब उनको ये लगता है कि हिंदी बोलेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, गंवार हो जाएंगे, कोई हमको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। ये मानसिकता, तो ये मानसिकता पूरे देश की बन गई है इस समय, सारे देश की। तो वो पूरा संग्रहालय देखा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं अलग अलग घटनाओं के। कुछ अच्छी सी पुस्तकें, हिंदी की पुस्तक ही ढूंढे नहीं मिली। मैंने उससे पूछा रे कुछ किताब हिंदी की भी है, तो फिर लाया, बोला जी ये है, वो चांद का एक अंक था, फांसी अंक, उसका दोबारा प्रकाशन हुआ, बहुत अच्छे क्रांतिकारी घटनाओं से युक्त है, बड़ा प्रसिद्ध अंक रहा है चांद का। तो एक वो खरीदा था, एक चंद्रशेखर आजाद की जीवनी खरीदी थी। तो वहां से घूमने के बाद गांव में गए। वो गांव में अच्छी बात क्या है, स्मारक तो स्मारक तब बनता है जो जैसा था वैसा रहे। ये आपकी जो बिनाई कोठी है, इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया था और
लोगों को परामर्श दिया था, लेकिन इनकी समझ में वो बात नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस दिन ऋषि दयानंद का स्वर्गवास हुआ उस दिन इसका जैसा रूप था वैसा रहना चाहिए। स्मारक तो वही होता है। शेक्सपियर का मकान आज भी है, वैसा का वैसा है। हैंडपंप है तो लगा हुआ है आंगन में, दिया है तो है रखा है, वो तो है स्मारक। आप तोड़ के उसको सीमेंट का बना दो मकबरा तो उससे क्या मतलब है। लेकिन सवाल सोचने का है, ये आपके बुद्धि का है। ये अच्छी बात है कि उनका घर ज्यों का त्यों रखा हुआ है। रसोई में रसोई के बर्तन रखे हैं, चूल्हा चूल्हे की जगह रखा हुआ है, पीढ़ा पीढ़े की जगह रखा हुआ है, चरखा चरखे की जगह रखा हुआ है, खाट खाट की जगह रखी हुई है। तो छलनी छाछ जो है, जहां उनकी माताजी तो बहुत बात तक जीवित रही ना, माताजी को तो मैंने देखा है, आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। वो हमारे यहाँ अजमेर में कहता हूँ, अजमेर का ही हो गया, हरिद्वार में ठाकुर संसार सिंह के गुरुकुल के उत्सव पर पधारी थी, माता विद्यावती उनका नाम था। तो उस समय उनको देखा था। वो बाद में उस गांव में 75 तक रही, तो इसलिए वो घर उनका स्मारक है। वैसे कहते हैं उजाड़ पड़ा था, तो कभी हमारे राष्ट्रपति जो हैं कलाम, ये वहां गए तो उनको बुरा लगा, तो वहां उन्होंने उसके विकास के लिए 5-10 करोड़ रुपए दिए। तो वहां उन्होंने बहुत पार्क वार्क उसका बनाया है। वहां एक व्यक्ति देखभाल करता है, अच्छा व्यक्ति है, उसने सब बातों बहुत अच्छे तरह से समझाई। तो ये उस गांव की विशेषता है। उस जिले का नाम उन्होंने आजकल भगत सिंह नगर कर दिया है। तो वहां हम 2 जगह है, एक तो स्मारक है और एक उनका पैतृक निवास है। उसके लाया हूं मैं, उसको भेजेंगे। उसके चित्र भी सब अपन ने लिए, होगा तो कभी पत्रिका में देंगे। तो ये एक अच्छा प्रसंग रहा इस यात्रा का। इसके बाद दूसरा जो प्रसंग, फिर हम रात को अगले दिन पहुंचे गुरुदासपुर। तो उसमें हमको एक सुविधा इसलिए मिल गई कि वहां भी स्वामी जी का एक चेला जो था ना, बड़ा ऊंचा था, डाला फार्म नाम से वहां उसका बहुत बड़ा कार्यालय है, बड़ा संपन्न व्यक्ति है। तो सीधे उसके यहाँ गए तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कोई अध्यक्ष होते हैं, वो भी बैठे हुए थे। भैया हमको ऐसे ऐसे काम है और ऐसा आदमी ढूंढना है। वो बोला जी लाओ अभी ढूंढते हैं। उन्होंने 2-4 लोगों से पूछा तो पता लगा जी डिपो वाले का नाम राजेंद्र है। तो बोले जी उनसे बात करनी क्या, बुलवाते। वातावरण का थोड़ा सा प्रभाव रहता है ना, हम ढूंढते गलियों में जाते तो हमें पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। तुरंत उन्होंने टेलीफोन किया तो उसको चलाता हुआ आ गया। बोले जी क्या है, ऐसे ऐसे है। तो उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपने को एक चित्र बताया। बोले ये है, उसके इसमें दूरभाष में वो चित्र जो समय का है वो लगा हुआ था। उसको देखकर तो एक बार भरोसा सा नहीं हुआ कि हम स्वामी जी हैं या क्या हैं, क्योंकि चित्र छोटा हो जाता है तो अलग तरह का दिखता है। तो हमने कहा कि आपका चित्र हमें देखना है और उसका फोटो भी लेना है। वो बोले जी मैं पहले घर जाके चाबी ले आऊं, दूसरी जगह रखी हुई है, फिर आपको लेके चलता। तब तक हम भोजन करके तैयार हुए। फिर वो व्यक्ति आया, अपनी गाड़ी से अपने घर ले गया। तो वो हमारे स्वामी जी से, संपूर्ण जी से इतना अभिभूत था, लगा कि उसको दूसरी बार दयानंद घर में आ गए। वो इस प्रभाव में आ गया अच्छी तरह से। तो वो साथ में फोटो खिंचवाया, सत्कार किया, बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। फोटो दिखाया, उसके परिवार के सारे सदस्य आए। तो हमने कहा कि अब वो बेचारा मतलब इतना अभिभूत था, उसने पहले तो किसी को नहीं दिया। हमने कहा हम इसे लेकर चलने लगे। बोले ले जाओगे? बोले हाँ ले जाएंगे। तो वो बेचारा रुक नहीं सका, हम उसको ले करके आ गए। हमने कहा इसको और अच्छा बना करके आपको लौटाएंगे। फिर हमने वो फोटो दे दिया अपने बनने के लिए ठकुराल जी के यहाँ। उसमें 4 व्यक्ति खड़े। 4 व्यक्तियों में 2 तो उस परिवार के हैं, मतलब जो वर्तमान में व्यक्ति है इसके दादा और इसके परदादा। दादा तो इसके छोटे बच्चे जैसे हैं
और परदादा बड़े व्यक्ति के रूप में हैं, और 2 व्यक्ति और हैं, कोई मथुरा दास, उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि इस तारीख को 1877 के दिन स्वामी जी जब यहाँ आए थे तो उनके साथ ये चित्र लिया गया। तो उसमें स्वामी जी ऐसे बैठे एक चौकी पर, कपड़ा पहना हुआ है, कमंडल नीचे रखा हुआ है। तो एक सवाल हुआ कि कमंडल तो रखते थे कि नहीं रखते थे, कि है। मैंने कहा ये जांच तुम करते रहना, पहले लेकर चलो। नियम क्या है, एक बात याद रखना कि कोई चीज एक बार पकड़ में आई वो दोबारा नहीं आती। यदि आपने छोड़ दी ना, वो दोबारा आती ही नहीं है। ऐसे बहुत प्रसंग है मेरे पास, और इनको ध्यान में रख करके जब कोई वस्तु मेरे हाथ में, मेरे नजदीक आई तो जहां तक मेरी चली मैंने छोड़ने नहीं दी। ऐसे ही एक घटना मैं अलवर की आपको बताऊं। माता उर्मिला जी राजोत्या हैं, इनका पहला परिचय मेरा वहां हुआ था। हुआ क्या था कि उर्मिला माता जी बनेड़ा में अध्यापिका रही थी, और बनेड़ा में ऋषि दयानंद 10 दिन रुके थे, और 10 दिन के जो विवरण है वो वहां के पंडित ने अपने उसमें कापी में लिखा हुआ था। वो कापी वहां आज भी है। हुआ क्या कि वो कापी तो हम नहीं ला पाए थे, लेकिन जब मैं अलवर गया तो माताजी आर्य समाज के सत्संग के बाद उसको पढ़ती थी। तो गया, मेरा व्याख्यान हुआ और उसको मैंने सुना। हमारे प्रधान थे वहां के छोटू सिंह जी। मैंने कहा जी आपसे एक काम है। क्या है? मैंने कहा जी ये चाहिए। तो माताजी मुझे नहीं जानती थी, वो कहने लगी मैं तो नहीं दूंगी। मैंने कहा मैं तो लेकर जाऊंगा। तो छोटू सिंह जी बोले मैं भिजवा दूंगा। मैंने कहा ना, अब भी लेके जाऊंगा। उन्होंने भी बहुत न देने की कोशिश की, पर छोटू सिंह जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इनको दे दो। वो दे दी। वो आने के बाद हमने उसको फोटोस्टेट करा के तो लाइब्रेरी में ही रखा, लेकिन उसको छापा परोपकारी में, और छापने के बाद उसकी 15 प्रतियां राज दरबार में, जो आज उनका राज परिवार है, उसको भेजी। फिर उसके बाद भी और बहुत सारे संपर्क उससे किए, फिर वो मेरी बात बनी नहीं। तो खोज करते करते आप एक बात याद रखना कि चीज होती है और कहां फिसल जाती है पता नहीं चलता। पटियाला में स्वामी दयानंद के हस्तलिखित पत्र थे ठाकुर किशोर सिंह के पास। किशोर सिंह जी का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने वो सारा पुस्तकालय और वो पत्र कोटा के कोटड़ी ठिकाने के ठाकुर, क्या नाम था भूल गया उनका, उनको दे दी। उनका नाम क्या था? किशोर सिंह था या किशोर सिंह उनका था, किसी का था। तो ये बात युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पत्र और विज्ञापन में भूमिका के टिप्पणी में लिखी है, इसलिए मुझे पता था। तो मैं जब कोटा गया तो मैंने कहा जी मुझे कोटड़ी ठिकाना जाना है। तो कोटड़ी ठिकाना बोला मैं जानता हूं, हमारे मित्र थे, बोले चलो चलते हैं। गया तो ठाकुर साहब नहीं थे, नई बात बनी। दोबारा गया, तिबारा गया, 6 बार गया मैं, और 6 बार में निराशा क्या हाथ लगी कि वो पुस्तकालय यहां से समाप्त हो गया, और उसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा भारतेंदु पुस्तकालय कोटा को गया, और एक अजमेर के चारण शोध संस्थान को गया। चारण शोध संस्थान को टटोला, पत्र व्यवहार नहीं मिला, उनका पूरा देखा, उनसे दिखवाया, नहीं मिला। भारतेंदु का पुस्तकालय देखा, नहीं मिला। फिर यहाँ एक IAS अधिकारी हैं, शास्त्री नगर में रहते हैं, फतेह सिंह मानव। वो वहां से जुड़े हुए भी थे और परिचित भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि पत्रव्यवहार था तो सही, लेकिन मैंने अस्तबल में पड़ा हुआ देखा था। फिर मैं दोबारा गया। महावीर ठाकुर, महावीर प्रसाद है, अंता में रहते हैं आजकल। वो एक मौका ढूंढा मैंने कि महावीर ठाकुर प्रसाद से बात हो। ठाकुर प्रसाद बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और स्वाध्यायशील हैं। इतने स्वाध्यायशील है, मैं उनके घर गया तो उदयवीर जी के सारे दर्शन रखे हुए थे। तो मैंने उनको अपनी पीड़ा बताई, मेरा समाधान आप करो। वो बोले जी था, लेकिन है नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। मतलब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिला। इसी तरह से कोटा में एक पुस्तक एक ठाकुर साहब के पास थी, मैं उनके पास गया। वो बोले जी उस हवेली को तो हमने होटल में बदल दिया, सामान तो इधर उधर हो गया। उसकी विशेषता क्या थी कि उस पुस्तक में ऋषि दयानंद का जिक्र था। संयोग से फतेह सिंह मानव ने उस पुस्तक का संपादन करके छापा, राजपूताने का इतिहास, और उसकी जो सामग्री जो आर्य समाज से जुड़ी हुई थी वो अपन ने परोपकारी में छापी, यदि आपने पढ़ी हो तो। उसके बाद एक प्रयत्न और जोरदार हुआ
मैं महाराजा सुदर्शन देव जो महाराज धीराज थे शाहपुरा के, जब कभी शाहपुरा जाता था तो वो जीवित रहते तो उनसे मिलने जाता था। तो उनसे मिलने गया, मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी रुचि है तो देखो हमारे काम की चीज बताता हूं एक। वो बहुत ही काम की चीज होती लेकिन वो मिली नहीं है। ये वो खाते बता रहा हूं जो कभी खुले नहीं। उन्होंने कहा कि महाराजा नाहर सिंह डायरी लिखते थे प्रतिदिन, और स्वामी दयानंद हमारे यहां 2.5 महीने रहे हैं। तो आप ये कैसे मानते हो कि डायरी में स्वामी जी की चर्चा नहीं होगी? वो उनसे पढ़ते भी थे, उनके विशेष अतिथि भी थे, गुरु भी मानते थे। लेकिन मैंने कहा फिर डायरी? बोले डायरी तो मैंने दे दी। किसको दे दी? बोले राजपूतों की एक संस्था है चौपासनी में, शोध संस्थान। क्या शोध संस्थान है उसका नाम? बोले उसमें जाकर देख लेना, सारी सामग्री मैंने उनको दे दी। 3 बार गया, नहीं मिली। वहां के अधिकारी से संपर्क किया, उसने कहा जी ये रजिस्टर रखें, ये सामग्री की सूची है। उसमें इतनी तक है कि महाराजा आज लाहौर के अनाथालय का दौरा करके आए, महाराजा आज अजमेर के अनाथालय का दौरा करके आए, ये सब डायरी में लिखा हुआ है। और महाराजा ने इसको ये इनाम दिया, ये किया, वो किया। मतलब उसमें यदि आज भी कोई खोज करे ना तो उसमें बहुत सामग्री है। 13 रजिस्टर उस सामग्री के हैं, 13 रजिस्टर उस सामग्री के भरे हुए हैं। उस सामग्री को आप देख करके आर्य समाज की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि शाहपुरा पहला राज्य था जिसने भारत में विलय को स्वीकार किया था, तो वो उसको मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने पत्र व्यवहार करके उसके अधिकारी को लिखा तो उसका लिखित पत्र आया जी बहुत खोजने के बाद भी वो चीज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हुई। और भी कुछ इस तरह की बातें। तो प्रयत्न तो रहता है लेकिन कभी कभी सफल होता है। तो इस बार हमारा पंजाब का प्रयत्न जितने आसानी से सफल हुआ ना, इतना हमारा कोई प्रयत्न इतनी आसानी से सफल ही नहीं हुआ। हम गए तो स्वामी जी कहने लगे रात को तो नहीं दूंगा, सवेरे दूंगा। अच्छा, मैंने कहा स्वामी जी अब हम तो यहाँ जब तक बैठे हैं जब तक नहीं दोगे, कोई बात नहीं, जितने दिन रोकना चाहो उतने दिन मत देना। तो खैर सवेरे 4 बजे वो उठे, उनका विद्यार्थी आया और 4 बजे उन्होंने वो पोथा हमको दे दिया। उसमें केवल दूसरा समोल्लास नहीं है, बाकी 1 से 14 तक का कोई 500-700 पेज हाथ के लिखे हुए हैं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज के गुरुमुखी में है, संशोधन भी किया हुआ है, वो लाए, वो तो दे दिया ना तुमको। हाँ, तो इस पंजाब यात्रा की ये उपलब्धि रही, पर्याप्त है। और वो 2 चीजें हमको मिली, एक तो हम दिल्ली में देकर आए ठीक होने के लिए, और एक यहाँ आपको आचार्य जी को सौंप दी है। अब उसका जो भी संशोधन संपादन होगा वो यथासमय करते रहेंगे। तो ये यात्रा है। इसमें क्या है कि आपको एक ध्यान रखते रहना है कि कोई चीज आपकी दृष्टि में कहीं आए तो उसको पाने की पूरी कोशिश करना, और यदि आ जाए तो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं। यदि आपने छोड़ दी तो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रयत्न सदा ये रहा है चीजें मिलें और संग्रह यहाँ करते रहें। तो और कोई बात नहीं करेंगे, समय हो गया है, आज की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।